मूवी की शुरुआत में हम यहाँ पर सोनियान को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल गई होती है और यहाँ पर डॉक्टर उसे उसके डिजीज़ के बारे में बता रहे थे कि सोनियान को अमनीरिया हुआ है। और यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मुझे बस नॉर्मल तो नोज़ ब्लीड हो रहा था, उस वजह से मुझे इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। डॉक्टर यहाँ पर उसे कहने लगता है कि नॉर्मली तो बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन उनका जो अंजाम होता है वो बहुत बुरा है, जिस तरीके से तुम्हें अमनीरिया हुआ है। तो फिर यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि क्या कोई तरीका है जिस वजह से मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, हम बोन नैरो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं जिस वजह से ये सब ठीक हो सकता है। फिर यहाँ पर बाद में वो खुश तो होती है लेकिन जैसे वो फीस सुनती है वो शॉक हो जाती है। डॉक्टर यहाँ पर बताते हैं कि इस सारे प्रोसीजर को करने में तुम्हें 40 लाख लग जाएंगे। ये सुनकर ही वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि आखिरकार वो इतने सारे पैसे कहाँ से जमा कर पाएगी। फिर इसके बाद में वो हॉस्पिटल से निकलकर रास्ते पर जाने लगती है जहाँ पर उसे चक्कर सा आने लगता है। और यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिससे सोनियान की टकरार होने वाली थी, लेकिन सोनियान नीचे गिर जाती है और वो गाड़ी वाला उस पर चिल्लाकर चला जाता है। फिर सोनियान यहाँ पर अपने आप को होश में लाती है और कहती है कि मैं बस 25 ईयर्स ओल्ड की हूँ, मैं इतना जल्दी नहीं मर सकती। यहाँ पर वो घर चली जाती है जहाँ पर उसकी आंटी उसके सामान को यहाँ पर वहाँ पर फेंक गई थी। सोनियान उनसे कहने लगती है कि आखिर आप इन सामानों को ऐसे क्यों फेंक रहे हो। वो आंटी कहती चलो अच्छा है, तुम सही समय पर आई हो, जाओ ये सारी चीज़ें क्लीन करो और अपना रूम भी। फिर यहाँ पर सोनियान अपने रूम में जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों की चीज़ें रखी होती है। फिर आकर वो आंटी से पूछने लगती है। वो आंटी उसे कहती है कि तुम्हारे भाई की जो गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट है, तो फिर हमें उसका ध्यान रखना होगा एंड वो यहीं पर रहने वाली है अब से, तो कोई कमरा खाली नहीं था और ऐसे भी तुम कहाँ पर घर पर रहती हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे कमरे में ही उसे शिफ्ट कर देते हैं। सोनियान उसे कहने लगती है लेकिन वो तो मेरा कमरा है ना। आंटी उसे कहती कि तुम्हारा कमरा था और ऐसे भी तुम कहाँ घर पर आया करती हो। सोनियान बोलने लगती है कि मेरा कमरा था, आपको एक बार मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। इतने में ही अंकल वहाँ पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर वो अंकल इसके डैड होते हैं। वो अपने डैड से बताने लगती है तो उसके डैड कहते हैं कि देखो कुछ सोच समझ कर ही तुम्हारी आंटी ने ये सब किया होगा। सोनियान उनसे कहती है कि मैं मानती हूँ आप लोगों को घाई है शादी को लेकर मेरे भाई की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझसे बात किए बगैर ही मेरे रूम पर कब्जा कर दिया जाए। ऐसे भी मैंने पूरे घर का रेंट पे किया है। तो फिर यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर वापस रहने आ रही हो तो फिर मैं वो रूम नहीं दूंगा। फिर सोनियान सोचने लगती है कि मैं बहुत समय तक हॉस्पिटल में नहीं रहने वाली हूँ, तो फिर अगर मैंने यहाँ पर कहूँगी मैं यहाँ पर आके रहूँगी तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सोनियान सोचती कि जाने दो, जब मैं हॉस्पिटल से वापस आऊँगी तब मैं अपना कमरा मांग लूँगी, तब तक मैं अपना पासबुक मांग लेती हूँ। एंड यहाँ पर वो अपने डैड से बैंक अकाउंट का पासबुक मांगने लगती है। उसके डैड यहाँ पर कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, वो सभी चीज़ें हमारे साथ में सेफ है। सोनियान कहती है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, वो हमारे साथ ही है ना। यहाँ पर सोनियान अपने डैड को देखकर समझ जाती है और पूछने लगती है कि आखिर वो पासबुक कहाँ पर है। उसका डैड उसे कोई जवाब नहीं देता। वो आंटी कहने लगती है कि पासबुक जैसी कोई चीज़ तो है ही नहीं। यहाँ पर सोनियान कहती है कि पैसे थे मेरे पास और वो सारे पैसे मेरे थे। तो फिर वो आंटी कहने लगते कि हाँ तुम्हारे पैसे थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर सकती थी, वो हमने तुम्हारे भाई के लिए इस्तेमाल कर दिया। और हाँ, तुम्हें हमें 8 लाख रुपीज़ और देने हैं। सोनियान कहती कि कौन से बात के 8 लाख रुपीज़ आप मुझसे मांग रहे हो। तो उसकी आंटी कहने लगती है कि 8 लाख रुपीज़ ताकि तुम्हारे भाई की शादी अच्छे से हो पाए। सोनियान यहाँ पर आंटी को साफ साफ कह देती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो शादी मत करिए, लेकिन मेरे पैसे क्यों इस्तेमाल करी हो, मुझे वो पैसों की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर वो आंटी कह देती कि देखो घर के पैसे थे, तुम्हारे भाई में यूज़ हो गए तो इसमें क्या हुआ। यहाँ पर उसके डैड बेचारे बोल रहे होते हैं कि मैंने तुमसे लोन लिया है ऐसा समझो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन वो आंटी उसके डैड से कहने लगती है कि लोन अपनी बेटी से ही कौन लोन लेता है, उसी के तो पैसे थे, तो वो तो तुम्हारे पैसे भी हुए और ऐसे भी हमने कहाँ पर ऐसे उड़ा है, कुछ काम से ही तो लिए है, उससे इतनी पैसों की घाई क्या है। फिर यहाँ पर सोनियान कहने लगती है कि वो तो मेरी लाइफ की सेविंग्स थी। यहाँ पर वो आंटी पूछने लगती है कि क्यों, तुम क्या बीमार हो। तो फिर सोनियान कह देती कि हाँ मुझे ल्यूकेमिया है। यहाँ पर बाद में उसके डैड कहते कि देखो पैसे चाहिए वो पता है, लेकिन पैसों के लिए इतना बड़ा झूठ तो मत बोलो। फिर यहाँ पर सोनियान उन्हें रिपोर्ट दिखाने लगती है। जैसे उसके डैड रिपोर्ट्स को लेने वाले थे वो आंटी रिपोर्ट्स लेकर फाड़ कर फेंक देती है और कहती कि देखो ये इतनी बड़ी हो गई है कि फेक रिपोर्ट्स लेकर आ रही है पैसे जमा करने के लिए। यहाँ पर वो कहने लगते वो फेक रिपोर्ट्स नहीं थे। तो फिर वो आंटी उसे कहती है कि तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आती घर पे ही वापस पैसे मांगते हुए। सोनियान कहती कि मैं अपने खुद के पैसे वापस मांग रही हूँ।
यहाँ पर उसके डैड बोलने लगते कि प्लीज़ तुम दोनों आपस में चिल्ला चिल्ला कर चक्रो मत, बाहर अगर नेबर्स को ये सब पता चल गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आंटी बोलने लगती कि पता लगने दो, उन्हें भी समझ आने दो कि ये लड़की खुद के पैसे नहीं बल्कि घर के पैसे मांग रही है। एंड यहाँ पर वो आंटी सुनियन पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तो फिर कैसे कैसे तो करके उसके डैड उस आंटी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं कि देखो वो सारे पैसे तो खर्च हो गए, लेकिन तुम ना क्यों शादी कर लो। सुनन कहती कि डैड आपको मेरी लाइफ की फिक्र है भी या फिर नहीं। यहाँ पर डैड से कहने लगते हैं कि जो पैसे हैं वो मैं एक एक कर तुम्हें सब कुछ लौटा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। सुनन यहाँ पर सोचने लगती है कि मैं अपने डैड को उस आंटी और उसके बेटी की वजह से ज़्यादा बर्डन नहीं दे सकती। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अपना चीज़ खुद ही हैंडल कर लूँगी। एंड यहाँ से जाते वक्त वो एक टेडी बेयर को लेकर चली जाती है। यहाँ पर वो बेचारी जा रही थी तो उसे उसके लैंडलॉर्ड का कॉल आ जाता है, जो उसे कहता है कि हम तुम्हारे घर को बेच रहे हैं। यहाँ पर वो कहते लेकिन एक दिन तो और बचा है ना। लेकिन लैंडलॉर्ड कहते कि हर बार तुम यही काम करती हो, अपना जो लीज है वो टाइम पर पे नहीं करती। बस इतना बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। दूसरा यहाँ पर वो कॉल लगा लेती है जी को, लेकिन जी का नंबर लग ही नहीं रहा था। वो जी को टेक्स्ट करती है, तब जाके उसे समझ आता है कि जी ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। तो वो उसे मिलने के लिए उसे घर की ओर चली जाती है, जहाँ पर जी घाय घाय में सूटकेस लेकर भाग रहा था। तो फिर वो उसे रोकती है। जी यहाँ पर समझाने लगता कि देखो मुझे बहुत इमरजेंसी फैमिली वाली चीज़ें आ गई है, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पर सुनन उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो प्लीज़ मुझे लौटा दो। यहाँ पर वो कहने लगता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ से भागता क्यों। सोनियन को कुछ समझ नहीं आता और वो समझ जाती है कि जी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही लोन्स आ गए। जी कहने लगता है कि मैंने जितने भी फंड्स उन सब में लॉस कर दिए, जिस वजह से मेरे ऊपर बहुत सारा लोन आ गया है। सोनियन कहने लगती है कि कम से कम मेरे पैसे तो देकर जाओ, मैंने बहुत दिन रात मेहनत कर उन पैसे को अर्न किया था और तुम्हें दिया था ताकि तुम शेयर्स में लगा पाओ। यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हारे से ज़्यादा पैसे मुझे लोन शार्क्स को देने हैं, अगर मैंने उन्हें नहीं दिया तो वो मुझे यहीं पर जिंदा काट देंगे, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो। सुनन उसे वापस से रोकती है और अपनी बीमारी के बारे में बताने लगती है। यहाँ पर तो जी उदास हो जाता है, लेकिन सुनियन के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, और कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब मैं अमीर हो जाऊँगा तब मैं वापस आ जाऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। सुनन यहाँ पर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। एंड बेचारी सुनन उस रास्ते पर ही बेहोश हो जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। नर्स यहाँ पर कहने लगती है चलो अच्छा है तुम फाइनली होश में आ गए हो, तुम्हारे फ्रेंड्स कब से तुम्हारे यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो बाजू बाजू में देखती है वो उसके फ्रेंड्स नहीं बल्कि गुंडे होते हैं। यहाँ पर बाद में वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें हमें 2 मिलियन पे करने हैं। यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैंने तो कुछ लोन नहीं लिया। तो फिर वो गुंडे उस एग्रीमेंट को बताने लगते हैं। सुनन उन्हें साफ साफ कह देती है कि ये लोन तुम्हें जी ने दिया है, तो जाओ जाकर जी से पैसे वसूल करो। गुंडे यहाँ पर कह देते हैं कि लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है, जी इस दुनिया में नहीं रहा, वो तो कब का मर चुका है। सुनन कहते कि लेकिन कल रात को ही मैं उससे मिली थी। वो लोग कहने लगते कि हाँ कल रात को ही मिली थी और कल रात को ही वो खत्म हो चुका था और उसके ऊपर कई सारा लोन थे। तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि कोई उसे छोड़ेगा, जान ही ले लेगा ना उसकी। और रही बात उन बाकियों के पैसों की, तो वो तुम्हें पे करना है क्योंकि तुम मुझसे गार्डियन कहलाती हो और तुम्हारा आईडी नंबर भी यहाँ पर यूज़ हुआ है। बाद में यहाँ पर वो लोग ज़बरदस्ती उसका फ़ोन छीन लेते हैं और फेस लॉक की मदद से उसका फ़ोन अनलॉक कर लेते हैं और सीधा उसका बैंक बैलेंस चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा गरीब निकली, बस 3000 रुपीज़ है तुम्हारे बैंक पे। फिर यहाँ पर वो लोग उसे पैसे डालने के लिए कहते हैं। यानी यहाँ पर उसकी नाक से खून आने लगता है, जहाँ पर उस गुंडे को और भी गुस्सा आता है और वो उसे कहते हैं कि 3 दिन का समय मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तब तक आकर मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दो, वरना तुम और तुम्हारी लाश ही आखिर में बचेगी। सोनियन यहाँ पर बेचारी सोचने लगती है और रोने लगती है कि आखिर वो रहने के लिए घर ढूंढेगी या फिर इनके लोन चुकाएगी या फिर वो अपनी ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करेगी। और बेचारी फिर यहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर एक स्ट्रीट वेंडर उसे देखता है एंड यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही उदास हो क्योंकि तुम्हारे आसपास में काले बादल देख सकता हो। यहाँ पर सोनियन उसकी बातों को सुनकर शॉक हो जाती है एंड वो वेंडर उसे कहने लगता है कि देखो तुम्हारी लाइफ से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 चीज़ें तुम्हें ज़रूर बता सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो कुछ आगे बोलता इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, तो फिर वो फटाक से भाग जाता है। यहाँ पर बाद में बेचारी सोचने लगती है कि आखिर वो 2 वर्ड क्या हो सकता है। हो सकता है कि मैं मर जाऊँ, इस वजह से मेरी लाइफ को मुक्ति मिल जाए, और क्या ही पॉसिबल है। इतने सारे लोन्स मेरे सर पर है और मेरी हेल्थ भी ख़राब है,
दोस्तों यहाँ पर वो एक टेम्पलेट को देखती है एंड वहाँ पर दिए हुए एड्रेस पे चली जाती है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत नर्वस थी। तो फिर बाद में वो असिस्टेंट भी कहने लगता है कि तुम यहाँ तक आई हो, फिर भी तुम कुछ ज़्यादा ही हेजिटेट कर रही हो। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि सोनियान एक हिप्नोटिस्ट के पास आई होती है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे आराम करने के लिए बोलता है, साथ साथ में यहाँ पर वो उसे एक बैंडेज भी देता है और कहता है कि इस बैंड को तुम अपने हाथ में बांध कर रखना, ये हमारी ट्रीटमेंट का साइन है। फिर यहाँ पर सोनियान की जो नींद होती है वो सीधा रात में खुलती है, जहाँ पर वो अपने टेडी बेयर को लेकर बाहर की ओर निकल पड़ती है। फिर यहाँ पर भागते भागते वो एक घर की ओर पहुँच जाती है, लेकिन जैसी वो चाबी डालने की कोशिश करती है वो घर तो खुलता ही नहीं और यहाँ पर वो समझ जाती है कि घर की चाबी को बदल दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर वो चलते चलते एक रास्ते पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो एक मॉम और बेटी को देखती है। एंड यहाँ पर बेटी बड़े मज़े से खा रही थी क्योंकि उसकी मॉम जो इतनी प्यार से उसे खिला रही थी। फिर सोनियान को उन दोनों को देखकर अपनी मॉम की याद आने लगती है। एंड हम यहाँ पर पास के सीन में चले जाते हैं, जहाँ पर सोनियान एकदम छोटी सी बच्ची थी। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा के लिए एप्पल लेकर जाती है, लेकिन मम्मा उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो फिर वो कहते हैं कि प्लीज़ आप इस एप्पल को मेरे लिए कट कर दीजिए ना। उसकी मम्मा उस एप्पल को लेके फेंक देती है एंड वहाँ से घसीटते हुए उसे बाहर निकाल देती है, जहाँ पर बेचारी सोनियान तभी भी रो ही रही थी। इतने में यहाँ पर सोनियान को कॉल आ जाता है उन गुंडों से। एंड यहाँ पर वो गुंडों से ढूंढते ढूंढते वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सोनियान भागने लगते हैं और गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। फिर सोनियान एक झाड़ू के पीछे जाकर छुप जाती है एंड यहाँ पर गुंडे दूर से और ढूंढते हुए उसे चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो बेचारी चलते चलते सोचने लगती है कि लगता है मेरी लाइफ का एंड मुझे यहीं पर करना होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं कितनी सारी प्रॉब्लमों से उलझी हुई हूँ। सबसे पहली चीज़, जिस दिन मैं बॉर्न हुई थी उस दिन मेरी वजह से मेरी मम्मा टर्मिनेटली इल हो गई थी, जिस वजह से उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। और यहाँ पर मैं मेरी आंटी के साथ रहा करती थी, जहाँ पर आंटी खाने के वक्त भी मुझे सिर्फ और सिर्फ राइस दिया करती थी, ना मीट्स ना वेजिटेबल। वो सब कुछ खाने से मुझे मना करती थी। यहाँ पर उन्होंने अपने बेटे को तो बड़े अच्छे से पाल पोस के रखा था, लेकिन मुझसे तो वो घर के काम करवाया करती थी। मैं हमेशा अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करती थी, प्राइजेस भी जीतती थी, लेकिन जिन जिन लोगों को भी मैंने प्यार किया वो सब मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए। यहाँ पर वो जी के बारे में भी सोचने लगती है। इतने भी ही पीछे से गुंडे ढूंढते हुए उसे वहाँ तक आ जाते हैं एंड बाद में वो उसके पीछे आ ही रहे होते हैं कि सोनियान अब ठान लेती है कि अब समय आ गया है जहाँ पर उसे अपनी लाइफ को ख़त्म करना ही होगा। एंड वो उस ब्रिज से नीचे एक कार के ऊपर कूद जाती है एंड यहाँ पर वो डेथ ऑफ गॉड को बोलती है कि प्लीज़ मुझे ले चलो, मुझे ज़िंदा मत रखना, अगर मैं ज़िंदा रह गई तो मुझे और भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पर इतने में ही आ जाता है एक लड़का। सोनियान बोलने लगती है कि तुम कौन हो? तो फिर वो कहता है कि तुमने मुझे अभी तो बुलाया, मैं ही हूँ डेथ ऑफ गॉड। फिर यहाँ पर हम सोनियान को देखते हैं चर्च में, जहाँ पर जैसी उसकी नींद खुलती है उसे लगने लगता है कि शायद से अब वो मर चुकी है, लेकिन वो सोचते कि क्या पता मैं जिंदा रहूं या फिर क्या पता मैं हेवन में हूँ अभी। एंड यहाँ पर उसे सचमुच लगने लगता है कि मैं अब मर चुकी हूँ, पता नहीं मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में क्या बनकर आऊँगी। दूसरा यहाँ पर हम वापस से उस इंसान को देखते हैं जो कि वाइट कलर के ड्रेस में होता है और वो शायद से फॉलन एंजल होता है। तो फिर यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं तुम हेल में नहीं जाने वाली हो। अचानक से वो इंसान अपना जगह बदल देता है और चेयर पर आकर बैठ जाता है और सोनियान से कहने लगता है कि तुम तो सीधा जाने वाली हो हेल में, क्योंकि जो लोग सुसाइड करते हैं वो खुद की लाइफ लेते हैं, यानी कि वो खुद का मर्डर करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सिन है। तो फिर तुम्हें तो हेल में ही जगह मिलेगी, हेवन में तो तुम्हारे कदम भी नहीं टिकने वाले। यहाँ पर सोनियान कहने लगती है कि वो मेरी लाइफ है, मैं मरूँ या मेरी बॉडी के साथ कुछ भी करूँ, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर फॉलन एंजलो से समझाने लगता है कि तुमने भले अपना सुसाइड कर लिया हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तो फिर उनका दिल तो बहुत दुखा है ना। सोनियान यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं था जो मुझे प्यार करता था, सब के सब मुझे अबेंडन कर छोड़कर चले गए थे एंड किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। यहाँ पर बाद में वो एक स्नैप करता है, जहाँ पर एक डेविल जैसा इंसान आता है और उसे देखकर सोनियान डर जाती है। फॉलन एंजल उसे कहने लगता, देखो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है और मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम चाहो तो वापस नीचे अर्थ पर जा सकती हो, क्योंकि फिलहाल तुम सफरिंग वाले जोन में हो जहाँ पर तुम्हारी बॉडी ठीक भी हो सकती है। सोनियान को यहाँ पर उन गुंडों के बारे में याद आने लगता है, जहाँ पर वो गुंडे जबरदस्ती उसे 3 दिनों के अंदर पैसे वसूल करने वाले थे। तो फिर यहाँ पर वो मन में कहने लगती है कि मैं और सफरिंग नहीं सह सकती एंड यहाँ पर वो वापस से अर्थ पर जाने से मना कर देती है। तो फिर बाद में फॉलन एंजल कहने लगता है कि लगता है तुम्हें अभी भी बहुत ज़्यादा हिम्मत है और तुम गॉड की दी हुई इस बॉडी के ऊपर विश्वास नहीं करती और उसे फालतू मानती हो। सोनियान यहाँ पर कहने लगती है कि अगर मैं जाऊँगी तो मैं और सफ़र करूँगी और मुझसे ज़्यादा सफ़र करने वाला इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा।
तो फिर फॉलन एंजल उसे एक मौका देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बॉडी के अंदर डालूंगा जहाँ पर तुम्हें सर्वाइव करना होगा जब तक वो बॉडी की नेचुरली डेथ नहीं हो जाती। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हेवन लेकर चला जाऊंगा। एंड यहाँ पर सोनन मान जाती है, जहाँ पर सोनन एक बॉडी के अंदर आ जाती है। एंड यहाँ पर वो बॉडी बाथरूम में होती है क्लीनिंग करते हुए। सोनन यहाँ पर धीरे धीरे होश में आने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उठती है तो सीधा किचन में पहुँच जाती है, जहाँ पर किचन में काम चल ही रहा था। फिर यहाँ पर वो आसपास की चीज़ों को नोटिस करने लगती है, जहाँ पर घर भी बड़ा प्यारा सा होता है और चीज़ें भी सिस्टमैटिकली रखी होती है। दूसरा यहाँ पर वो अपना फेस उस मिरर में देखती है, तब जाकर उसे याद आता है कि जिस वुमन की कार के ऊपर वो गिरी थी वो यही वुमन है। एंड यहाँ पर उसे उसके एक पास्ट लाइफ का झलक मिलता है, जहाँ पर वो उस वुमन की बेटी भी थी। एंड यहाँ पर उसका जो हस्बैंड है उस पर बहुत चिल्ला रहा था, जहाँ पर वो बेचारी बच्ची रो भी रही थी और ये वुमन तो सिर्फ काम ही किया करती है घर के। एंड बेचारी काम करते करते यानी कि खाना बनाते बनाते बेहोश हो गई थी। एंड उसका जन्म इसी वजह से वापस हुआ है। बाद में यहाँ पर सोनन को बुरा लगने लगता है कि मेरी वजह से किसी और की भी मौत हुई है। यहाँ पर वो अंकल होता है जिसका नाम वैंग था, और यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि आखिर कब तक तुम अपने आप को मिरर में देखोगी, अब तुम बुढ़ी हो चुकी हो, तुम इतनी भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखती। एंड वो उसके ऊपर चप्पल फेंक कर मारता है और उसे जाकर खाना बनाने के लिए कहता है। सोनन को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि उसके लिए तो अभी भी मैं वो लड़की ही हूँ, उससे मेरा रियल फेस कहाँ ही दिख रहा होगा। इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है, जहाँ पर वो लात मारकर उस बॉटल को कहने लगती है कि मैं नहीं करने वाली कुछ भी घर के काम। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि देख रहे हो बेटा, इसकी ज़बान कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई है। एंड यहाँ पर उसका बेटा उस पर चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि वैंग उसे धक्का भी दे देता है और सोनयान तो यहीं पर वापस से बेहोश हो जाती है। सोनयान यहाँ पर सोचने लगती है कि लास्ट लाइफ में भी सब मुझे मार रहे थे, यहाँ पर भी मुझे मार ही रहे हैं। लगता है फॉलन एंजल ने मुझे कुछ ज़्यादा ही मुश्किल काम दे दी है। एंड यहाँ पर वो एक रोने की आवाज़ को सुनती है जो कि एक बच्ची की होती है। एंड यहाँ पर वो बच्ची उसे बार बार मम्मा कहकर बुला रही थी। यहाँ पर वो बच्ची बोलने लगती है कि मम्मा आप प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। एंड यहाँ पर वो मन में सोचने लगती है कि मैं सोच रही थी कि मैं उन लोगों से लड़ूंगी, लेकिन मेरा जो डिसीजन था वो गलत था, क्योंकि ये जो लड़की की बॉडी है वो बहुत वीक है और वो लोग उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग है, तो मैं उनसे फिजिकली लड़ाई तो नहीं कर सकती। यहाँ पर उसकी बच्ची बोलती है कि क्यों ना हम हॉस्पिटल जाए, लेकिन सोनन कहती है कोई बात नहीं, मैं ऐसी ही ठीक हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। इसके बाद में वो उसके लिए खाना बनाने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर सोनन खाना बना लेती है, जहाँ पर वो छोटी सी बच्ची को काम करते हुए देखती है और ठान लेती है कि मैं इस छोटी सी बच्ची को एक बहुत अच्छी सी लाइफ देकर रहूँगी और इसका ध्यान रखूँगी और हमेशा इसे खुश रखूँगी। फिर यहाँ पर वो बेबी बोलने लगती है कि वाह मम्मा, आज तो मेरे फेवरेट डम्पलिंग्स बना है। एंड यहाँ पर वो उसे खाने के लिए बैठ जाती है, लेकिन इतने में ही वो आंटी आ जाती है जो कि उसे साइड में हटाती है और कहने लगती है कि लगता है तुमने इसे मैंने सिखाया नहीं है कि बच्चों से पहले बड़े खाया करते हैं। एंड यहाँ पर वो बैठकर खाना खाने लगती है। सोनन को यहाँ पर पास के लाइफ का एक और ग्लिम्स आता है, जहाँ पर उसकी मम्मा के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो फिर उसकी बेबी आकर उसे एक एग देती है, लेकिन वो आंटी आती उस एग को वापस छीन लेती है और कहते कि बीमार हो तो जाकर कहीं मर जाओ, यहाँ पर मेरे घर के मेरे एग्स मत खाओ। फिर बाद में बेचारी बच्ची भी रोने लगती है और वो आंटी सोनन को चिमटी तक निकालती है। तो फिर यहाँ पर गुस्से में आकर सोनन उस बुढ़ी औरत का सर पकड़ती है और डम्पलिंग्स में घुसा देती है, जहाँ पर वो माफ़ी मांगने लगती है और उस बेबी को बोलती है कि प्लीज़ अपनी मम्मा से कहो मुझे छोड़ दे। यहाँ पर वो बेबी कहने लगती है कि मॉम जाने दीजिए, हमें ग्रैंडमा को एक और मौका देना चाहिए। एंड जैसे वो यहाँ पर उस आंटी को छोड़ती है, वो आंटी कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, देखना मेरा बेटा आएगा ना तब तुम्हें इतना मारेगा कि तुम जिंदा भी नहीं बचोगी। इतना बोलते हो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर वो उसके लिए दूसरा खाना बनाकर लेकर आ जाती है, जहाँ पर उसकी बेबी बड़ी खुशी खुशी उस मोमोज को खाने लगती है। दोस्तों यहाँ पर वो सोचती है कि अगर मेरी डेथ होने वाली है तो फिर मेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी होगा जो कि मेरे नाम पर होगा। अगर मैं उसे अभी क्लेम कर लूँगी तो फिर मैं इस बच्ची को लेकर अपने साथ चली जाऊँगी और इस फैमिली से छुटकारा पाऊँगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर उस फ़ोन लॉक को खोलती है अपने फेशियल लॉक से एंड वो फ़ोन खुल जाता है, जहाँ पर वो देखती है जिसके अंदर $300 होते हैं। एंड वो सोचने लगती है ये सारे नाम तो वैंग पे है, अगर मैं वैंग के नाम से अपने नाम पर करा लूँ तो फिर ये बेहतर होगा। एंड यहाँ पर वो प्लानिंग करने लगती है। इसके बाद में सोनन आधी रात को उठती है
एंड यहाँ पर वो टीवी यूनिट के पीछे से एक हैमर को निकालती है जिसे वो वापस अंदर रख देती है। एंड साथ साथ यहाँ पर वो टीवी यूनिट पर एक छोटा सा मिनी कैमरा लगा देती है जो किसी की नज़रों में मुश्किल से ही आता है। एंड वो कहने लगती है कि मैं इस हस्बैंड से तो डिवोर्स पा कर ही रहूँगी, अगर कोर्ट के पास सबूत रहेंगे तब जाकर मैं डिवोर्स इजीली मांग पाऊंगी। एंड यहाँ पर हमें उसके प्लान के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। दोस्तों यहाँ पर सोनन अपनी बेबी को स्कूल छोड़ने के लिए आ जाती है। एंड यहाँ पर मन में कहने लगती है कि मैं इस बेचारी बच्ची को कभी भी अबंडन नहीं करूँगी, इसे एक खुशी की लाइफ देकर ही रहूँगी। इतने में यहाँ पर वो पीछे मुड़ती है तो फिर वो देखती है उस आंटी को और अपने डैड को, जहाँ पर वो आंटी कहने लगती है कि तुमने ही मेरी बेटी को मारा है। सोनन यहाँ पर बोलते कि तुम्हारी बेटी? मैंने किसी को भी नहीं मारा है, तुम्हारी बेटी उसने तो खुद ब्रिज से जमकर सुसाइड किया है और सुसाइड करके वो मेरे कार के ऊपर गिरी है तो मेरी कार खराब हुई है और मेरी कार का इंश्योरेंस जो पैसा है वो कौन पे करेगा। यहाँ पर बाद में वो आंटी चिल्ला चिल्ला कर सभी के सामने तमाशा खड़ा करने लगती है। एंड यहाँ पर सभी लोग सोनन के ऊपर वेजिटेबल्स फेंक कर उसे मारने लगते, लेकिन यहाँ पर सोनन बड़ा हिम्मत करके खड़ी होती है और कहते कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, तुम्हें तो पता ही होगा इंश्योरेंस के जो पैसे $400 से वो तो तुमने आराम से क्लेम कर लिए और तुम उन पैसे से तो मज़े कर रही हो। फिर यहाँ पर एक एक कर सोनन वो सारी बातें बताने लगती है, जहाँ पर उसके डैड भी शौक हो जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि आखिर इस औरत को इतनी सारी बातें कैसे बताए। यहाँ पर वो आंटी भी डर जाती है लेकिन कहती है कि तुम मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। सोनन कहते कि ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं बताती हूँ तुम्हारी बेटी पैसे कहाँ पर छोड़ के गई थी। फिर यहाँ पर वो उन्हें लेकर उन्हीं के घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो घर को देखते तो घर एकदम नीट एंड क्लीन होता है क्योंकि उसके बेटे की नई नई शादी जो होने वाली थी। यहाँ पर वहाँ से कहने लगती है कि अब तो तुम घर पर आ गई हो तो जल्दी से बताओ कि मेरी बेटी ने पैसे कहाँ पर रखे हैं। इसके बाद में सोनन यहाँ पर उन्हें डाइनिंग टेबल की ओर का इशारा करने लगती है, जहाँ पर वो लोग डाइनिंग टेबल की ओर सारे पैसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर अचानक से सिनेरियो पूरा चेंज होता है और यहाँ पर सोनन चली जाती है अपने डैड से बात करने के लिए और उनसे कहने लगती है कि डैड मैं हूँ आपकी बेटी। यहाँ पर उसका डैड कहने लगता है कि आप झूठ बोलना बंद कीजिए मिसेस, आप मेरी बेटी नहीं हो। वह यहाँ पर सोनिया एक एक कर बचपन की सारी चीज़ें उन्हें बताने लगती है, जहाँ पर उसके डैड को कानों पर भी विश्वास नहीं होता। सोनन उसे कहती है कि अब मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं हमेशा हमेशा इसी की बॉडी में रहने वाली हूँ और मैं आपके लिए आपकी फेवरेट चीज़ें फ्राई कर आपको खिलाऊंगी। आपको फ्राई चीज़ें बहुत पसंद है ना। यहाँ पर सोनन के डैड समझ जाते हैं कि वो उन्हीं की बेटी है। फिर यहाँ पर नील डाउन कर उसे माफ़ी मांगते हैं और खुद ही को थप्पड़ लगाने लगते हैं रोते हुए। इतने में यहाँ पर वो आंटी आ जाती है जिसके हाथों में चिकन का ब्लड होता है और वो सोनन के ऊपर फेंक देती है और कहते हैं कि तुम उसकी बॉडी में हो ना, देखना तुम वापस से रिबॉर्न कभी भी नहीं हो पाओगी। लेकिन यहाँ पर सोनन को कुछ होता ही नहीं। ये चीज़ देखकर वो आंटी भी शौक हो जाती है। फिर यहाँ पर बाद में सोनन उसे कहने लगती है कि क्यों आपने बचपन में जो मेरे साथ किया है वो सब लगता है आपको फिलहाल याद नहीं आ रहा है, तो क्या मैं एक एक कर आपको सारी चीज़ें याद दिलाऊं। और भूलिएगा मत, वो भी तो आपकी बेटी जैसी है और वो आपसे बदला ज़रूर लेकर रहेगी। तो यहाँ पर सोनन उसे बचपन के सीक्रेट्स बताने लगती है, जहाँ पर वो कहती है कि अगर आपको याद हो तो मेरी मम्मा को घर लाया गया था, जहाँ पर आपने उनके साथ में बहुत बेरहमी से ट्रीट किया था और डैड को तो ये सारी बातें बता पे नहीं थी। डैड के अकॉर्डिंग तो उन्होंने आपको मारा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आपने मेरी मॉम के साथ क्या क्या किया था। यहाँ पर उसके डैड का गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उस आंटी को थप्पड़ मारने लगते हैं। यहाँ पर फिर बाद में वो आंटी उसे उस क्रेडिट कार्ड को देने लगती है और कहती है कि सोनन के सारे इंश्योरेंस के पैसे हमने इसे यूज़ नहीं किया है, तुम इसे रख सकती हो। साथ साथ में यहाँ पर सोनन अपने डैड से एक रिटर्न स्टेटमेंट भी लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो सारे के सारे पैसे जो है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत खुश होती है। लेकिन इतने टाइम में उसे स्कूल से कॉल आ जाता है, जहाँ पर टीचर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर उसकी बेबी को देखते हैं, जहाँ पर वो आंटी उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बुली करने की। वो टीचर उस आंटी का काम टर्न करके कहती है कि मैंने इसकी मम्मा को बुला लिया है, आप टेंशन मत लीजिए, उसकी मम्मा आएगी और यहाँ पर आकर आपसे माफ़ी मांगेगी। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का उस बेबी को धक्का मार देता है एंड इतने में यहाँ पर सोनन आ जाती है। यहाँ पर वो बेचारी बहुत रो रही होती है, यहाँ तक कि उसका डैड तो सोनन को धक्का भी मार देता है। तो फिर यहाँ पर सभी लोग बातों को बताने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को मारा है। वो बेचारी बच्ची बोलने लगती है कि मैंने उसे टच भी नहीं किया है, सबसे पहले उसी ने मुझे मारा था, फिर वो वापस से मुझे मारने आया था तो मैं साइड हट गई, जिस वजह से वो खुद ब खुद नीचे गिर गया और मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। दोस्तों यहाँ पर उसका फादर बोलने लगता है कि अभी अभी
प्लीज माँ बेटी को कहो कि नील डाउन कर हम सबसे माफी मांगे, वरना मैं इस स्कूल में 1 रुपए का भी डोनेशन नहीं देने वाला। फिर यहाँ पर टीचर बड़े ईवल तरीके से आती है और सोनियन को कहती है कि अभी भी टाइम है, अपनी बेटी को लेकर नील डाउन कर इनसे माफी मांग लो, वरना ये स्कूल तो क्या, तुम्हें कोई भी स्कूल में आगे जाकर एडमिशन नहीं मिलने वाला और तुम्हारी फैमिली का नाम ऐसे ही खराब हो जाएगा। यहाँ पर मैं सोनियन उससे माफी मांगने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगा था कि ये आपकी वाइफ होगी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी कार के अंदर बैठे थे और हमें फास्ट का वापस से एक ग्लिम्स दिखाया जाता है जहाँ पे सोनियन एक कार ड्राइवर होती है और इसके पीछे इसी का फादर बैठा था, लेकिन किसी और लड़की के साथ नहीं। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर ये सारा इल्जाम लगाने की। यहाँ बाद में वो बोलने लगती कि नहीं नहीं, मुझे अच्छे से याद है, आप ही थे वो, आपकी लवर कह रही थी कि कार कुछ ज़्यादा ही छोटी है, हमें लग्जरियस कार में जाना चाहिए था, एंड ना उनका नाम योयो था। यहाँ पर नाम सुनते उसकी वाइफ समझ जाती है कि योयो तो इसकी सेक्रेटरी है एंड अपने ही हस्बैंड को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मुझे तुम दोनों पर पहले से ही डाउट था और तुमने कहा था कि तुम मुझसे वापस कांटेक्ट नहीं करोगे। तो फिर उसका हस्बैंड उसे बहाने मारकर समझाने लगता है। बाद में यहाँ पर वो उस औरत के भी पोल खोल देती है और कहती है कि हाँ, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको एक आइडल के साथ में देखा था, आपकी वजह से मुझे उस आइडल से ऑटोग्राफ मिला था, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर उसका हस्बैंड भी उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम क्या मुझ पर उस आइडल के साथ में चीट कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। एंड यहाँ पर वो हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं एंड सुनन और उसकी बेटी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो अपनी मम्मा से कहती है कि आप तो एकदम सुपर मॉम लग रही थी। उसकी मॉम यहाँ पर कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अब से किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगी। लेकिन यहाँ पर वो बच्ची उदास होकर कहने लगती है लेकिन मुझे तो उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। तो फिर सुनन कहते कि मेरी बेटी हो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा स्कूल लेकर आऊंगी, चलो अभी जाकर हम लंच करते हैं। फिर यहाँ पर उसकी बेबी एमी बर्गर खा रही होती है एंड साथ में उसने उसके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा ड्रेस भी दिलवाया होता है जहाँ पर एमी को वो दोनों चीज़ें बहुत पसंद आती है। इसके बाद में यहाँ पर वो सोचने लगती है कि इस बच्चे ने आखिर उस घर में क्या कुछ नहीं सहा होगा। फिर यहाँ पर वो एमी से पूछती है अगर मैं तुम्हें कहीं और लेकर रहने के लिए चलूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। एमी यहाँ पर उदास होकर बोलने लगती है कि क्या आप मुझे लेकर जा सकती हो, लेकिन क्या हम बिना डैडी के और ग्रैंडमा के गुजारा कर सकते हैं, वो तो हमेशा आपको बुली क्या करते हैं, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मैं तो उनसे फाइट बैक भी नहीं कर सकती। यहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि इन सब की टेंशन तुम मत लो, वो सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगी, तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करो और ये बात किसी को भी मत बताना। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों घर पर आ जाते हैं जहाँ पर वो ग्रैंडमा बोलने लगती है कि तुम दोनों में ज़रा सी भी शर्म नहीं बची है, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया और तुम उठाकर घर पर आ गई हो। यहाँ पर वो उसे पिल्लो से मारने वाली थी लेकिन सोनियन उस पिल्लो को पकड़ लेती है, पर फिर सोनियन को याद आता है उस हिडन कैमरा के बारे में और वो सोचती है कि बहुत अच्छा मौका है एविडेंस को जमा करने का। तो वो यहाँ पर उस पिल्लो को छोड़ देती है जहाँ पर ग्रैंडमा उसे पिल्लो से ही मारने लगती है और उसकी बेचारी बेबी एमी भी रोने लगती है। फिर यहाँ पर वो उसे कहती है कि मेरा बेटा आता ही होगा, जा जाकर खाना बनाओ। सोनियन यहाँ पे खाने में कुछ तो मिला देती है। दूसरा ग्रामा एमी को बुलाती है और उसे कहने लगती है क्या कि ये ड्रेस तुम्हें किसने दिलाई। एमी को याद आता है कि लास्ट टाइम उसकी मम्मा ने उसे ड्रेस दिलवाया था, तो फिर ग्रैंडमा को उसने बता दिया था, जिस वजह से ग्रैंडमा ने मेरी मम्मा को बहुत मारा था। तो एमी झूठ बोल देती है कि ये तो मुझे रास्ते पर मिला। वो ग्रैंडमा चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं क्या तुम्हें पागल लगती हूँ, इतना अच्छा और नए नए टेक्सचर जैसा कपड़ा तुम्हें रास्ते पर मिला होगा। फिर यहाँ पर वो उस कपड़े को फाड़ने लगती है जहाँ पर एमी चिल्ला चिल्ला कर रोती है। फिर बाद में सुनियन भी बाहर आ जाती है। यहाँ पर सुनियन कहने लगती है कि मेरे साथ तो ये सब ठीक है, लेकिन कम से कम इस छोटे बच्चे के साथ तो मत करिए। इतनी देर में उसका हस्बैंड आ जाता है जो कि चिल्लाने लगता है कि आखिर यहाँ पर इतना शोर क्यों मच रहा है। ग्रैंडमा बोलने लगती है कि देखो ना बेटा, ये मुझे मार रही है। फिर बाद में यहाँ पर सुनियन को वो थप्पड़ मारने लगता है, साथ साथ वो उसे लात से भी बहुत मारता है। एंड सुनियन के यहाँ पर सोचने लगती है कि अब तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ही इनफ एविडेंस जमा हो गए होंगे। इसके बाद वो कहते कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है मेरी गलती है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स बना है। फिर यहाँ पर वो उसे किचन में डम्पलिंग्स लाने के लिए बोलता है। तो फिर सुनन एमी को भी लेकर जाती है और बोलते हैं कि तुम्हें मम्मा पर पूरा भरोसा है ना, तो जाओ रूम में जाकर अपनी चीज़ें पैक कर लो और रेडी हो जाओ। यहाँ पर वो खुशी खुशी रूम में चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग डम्पलिंग्स बड़े मजे से खा रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद हम यहाँ पर उन्हें बेहोश देखते हैं। फिर सुनन यहाँ पर बेसबॉल का बैट उठाती है और उन्हें मारती है, जहाँ पर उसकी बेबी भी उसे चीयर अप करती है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से निकल कर चले जाते हैं और सुनन भी अपना कैमरा ले लेती है।
इसके बाद में सूनन यहाँ पर मिनी से मिलती है। सूनन को यहाँ पर पता होता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि मेरी पास्ट लाइफ की बेस्ट फ्रेंड। तो फिर यहाँ पर वो लॉयर भी होती है और वो उसे दे देती है वो वीडियो क्लिप, लेकिन यहाँ पर मिनी उस वीडियो क्लिप को एक्सपोज करने से मना कर देती है। फिर सूनन यहाँ पर अपनी बात बताने लगती है कि तुम्हें पता ही है तुम्हारी बेस्टी जब इस दुनिया में नहीं रही, एंड यहाँ पर वो उसके बारे में बताती है, जहाँ पर वो मिनी की भी सीक्रेट्स बताने लगती है और कहती है कि मैं और सूनन बहुत क्लोज थे और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। साथ साथ उसने मुझे ये भी कहने के लिए कहा था कि तुम देर रात तक वक्त मत किया करो, वरना तुम्हारी हेल्थ पर इफेक्ट गिर सकता है। मिनी यहाँ पर ये बातों को सुनकर रोने लगती है, क्योंकि अक्सर सूनन उसे यही कहा करती थी। एंड यहाँ पर वो उसे ये भी बोलती है कि सूनन को जी को चूज़ करने का बहुत रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि तुमने कहा था कि जी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जी को ही चूज़ किया, इसलिए उसे माफ़ कर देना। फिर यहाँ पर मिनी उस वीडियो क्लिप को ले लेती है और कहती है कि तुम टेंशन मत ला, मैं तुम्हारी हेल्प करके रहूँगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ से सूनन जा रही होती है, जहाँ पर वो अपने डैड को देखती है और उसके डैड एक बकेट के अंदर आग जलाकर कुछ पेपर्स डाल रहे होते हैं। एंड यहाँ पर वो बहुत रिग्रेट कर रहे थे कि मैंने एक बार भी अपनी बेटी का साइड नहीं लिया। फिर सूनन वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर वो उनसे पूछती है कि आप ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि बेटी आपको हॉन्ट ना करे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरा पीछा करे भूत बनकर, ताकि मैं उसे वो सारी खुशियाँ वापस से दे सकूँ और उसे माफ़ी मांग सकूँ। सूनन यहाँ पर कहने लगती है कि जिंदा रहते वक्त तो आपने जिंदगी में एक बार भी उसका साइड नहीं लिया, और अब मरने के बाद आप ये सब कर रहे हो। आपको लगता है कि वो आपके ऊपर पिघल जाएगी और आप पर दया खाकर आपको माफ कर देगी। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये सारी मेरी गलती है, लेकिन मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। जब उसकी मॉम ज़्यादा इल पड़ गई थी, जिस वजह से मैं उस छोटी बच्ची का ध्यान नहीं रख सकता था, और मैं एक रिस्पॉन्सिबल फादर भी तो नहीं था, जिस वजह से मुझे दूसरी शादी करनी थी। यहाँ पर कोई भी लड़की रेडी नहीं थी मेरे साथ शादी करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बच्ची थी। लेकिन मेरा मेन मोटिव तो यही था कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छी सी माँ दे सकूँ और उसकी लाइफ अच्छे से स्पेंड करवा सकूँ। एंड यहाँ पर खाली एक वही औरत थी जो मेरा साथ देने के लिए रेडी थी, लेकिन जैसे ही उसे उसका बेटा हुआ, उसके बाद से उसने मेरी बेटी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। हालांकि मैंने भी इस चीज़ को इग्नोर किया, ये सोचते हैं कि उसका बेटा कुछ ज़्यादा ही छोटा है इस वजह से, लेकिन धीरे धीरे ये बात आगे जाकर इतनी बढ़ जाएगी इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। ये सब कुछ मेरी गलती है। इतना बोलकर वो यहाँ पर रोने लगते हैं। यहाँ पर फिर बाद में सूनन को भी बुरा लगता है, क्योंकि उससे अपने डैड के बारे में तो कुछ और ही सोचा था। दोस्तों यहाँ पर वो लोग एक रूम में होते हैं, जहाँ पर सूनन को कॉल आ जाता है मिनी का, और मिनी उसे कंग्रेचुलेशंस कहने लगती है और बोलती है कि एमी की कस्टडी अब तुम्हारे नाम पर ही होगी। फिर यहाँ पर वो उसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछती है, और वो क्वेश्चंस लोन शार्क को लेकर होते हैं, यानी कि जी के जो लोन थे वो सारी चीज़ों को लेकर। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी बेटी से कहने लगती है कि टेंशन मत लो, बहुत जल्दी हम लोग मिलकर एक नए घर में जाने वाले हैं। फिर यहाँ पर वो मन में बोलने लगती है कि भले पास लाइफ में मैंने सारी चीज़ें सहन कर ली हो, बट अब और नहीं, अब मुझ पर कोई भी उंगली उठाएगा मैं उसे फाइट बैक ज़रूर करके रहूँगी। इसके बाद में सूनन अपने कार में होती है, जहाँ पर वो जान लेती है कि आज की राइड मेरी लास्ट राइड रहेगी। इसके बाद में मैं सी साइड में एक अच्छा सा घर लूँगी, जहाँ पर मैं मेरी बेटी के साथ रहूँगी और उसे प्रॉपर एजुकेशन भी प्रोवाइड करूँगी। एंड यहाँ पर सूनन की लास्ट कस्टमर डेजी आ जाती है, जहाँ पर डेजी बहुत डरी हुई थी। सूनन उसे पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि आप मेरी आखिरी कस्टमर हो, तो मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। सूनन यहाँ पर नोटिस करती है कि वो हालत थोड़ी सी डरी हुई है और न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि वो कुछ गलत कदम उठाएगी। दूसरा यहाँ पर वो उसे ब्रिज पर छोड़ आती है, लेकिन वो अपने पैसे तो कार में भूल गई थी। तो सूनन वो पैसों को लेकर बाहर निकलती है, जहाँ पर डेजी सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। एंड सूनन फिर बाद में उसे रोकने लगती है, लेकिन यहाँ पर डेजी बोलने लगती है कि मेरा जिंदा रह के कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा शाय इंसान हूँ और इंट्रोवर्ट जो अपने लिए फाइट बैक भी नहीं कर सकती है। सूनन यहाँ पर समझाने लगती है कि हम दोनों मिलकर ये चीज़ सॉल्व करेंगे, लेकिन डेजी बोलती कि नहीं, मेरी लाइफ जी के कोई मतलब ही नहीं है, मेरा इस दुनिया में ही कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। एंड सूनन यहाँ पर उसे रोकते हुए उसे समझाती है, लेकिन यहाँ पर डेजी समझने को रेडी नहीं थी, जहाँ पर उन दोनों के बीच में खींचातानी होने लगती है। और यहाँ पर एक बार फिर से सूनन आ जाती है उस चर्च के अंदर, जहाँ पे उसकी नींद खुलती है। यहाँ पर बाद में फॉलन एंजल आ जाता है, तो फिर वो उससे बोलने लगती है कि तुम फॉलन एंजल हो ही नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि हाँ, तुमने मुझे गलत समझा है, मैं तो डेथ ऑफ गॉड हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे क्यों मारा। तो वो कहता है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें ये बात तो बताना भूल ही गया कि तुम जो बॉडी में गई थी या जिस भी बॉडी में जाओगी उसका मरना तो निश्चित ही है। यहाँ बाबा ने सूनन बोलने लगती है, लेकिन ये तो इनजस्टिस है, ये तो सही चीज़ नहीं है।
तो फिर डेथ ऑफ गॉड बोलता है कि क्यों, तुमने भी तो इनजस्टिस ही की है ना, खुद का मर्डर कर कर। सूनियन कहते कि मुझे न जाने कि वो लड़की कुछ देखे देखे से लग रही थी। डेथ ऑफ गॉड यहाँ पर बोलने लगती कि कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी इसका पता चल जाएगा कि आखिर वो तुम्हें जाने पहचाने से क्यों लग रही थी। इसके बाद मैं यहाँ पर कहती कि ठीक है, मुझे मेरी नेक्स्ट लाइफ में भेज दो। एंड यहाँ पर गन का शॉट मारते हुए सूनियन अपनी नेक्स्ट लाइफ में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल में होती है। एंड यहाँ पर उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता है, लेकिन जैसे वो चश्मा पहनती है उसे सब कुछ साफ नजर आने लगता है। इसके बाद में वो अपना खुद का फेस मिरर में देखती है एंड यहाँ पे वो डेजी बन चुकी थी। एंड यहाँ पे बाद में डेजी को उसकी पास्ट लाइफ के ग्लिम्स आने लगते हैं कि वो पास्ट लाइफ में यानी कि वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय वर्कर है, जहाँ पर मैनेजर उसे बुली क्या करती है, साथ साथ यहाँ पर वो बेचारी सेक्सुअल हैरेसमेंट भी सहा करती है। फिर यहाँ पर वो सोचने लगती है कि आखिर एंजल ऑफ डेथ क्यों मुझे ये कह रहा था कि मैं बहुत जल्दी इस लड़की की लाइफ को एक्सपीरियंस करने वाली हूँ और उसकी प्रॉब्लम समझने वाली हूँ। अब मैं समझ सकती हूँ कि क्यों। यहाँ पर भावना से याद आने लगता है कि डेजी तो शायद से उसी कंपनी में काम करती थी जिस कंपनी में मैं काम किया करती थी। फिर हम यहाँ पर पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम डेजी और सूनियन को देखते हैं। एंड डेजी का न्यू इंटर्नशिप ज्वाइन हुआ होता है, तो फिर सूनियन उसे चेयर अप करती है। फिर हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर सूनियन बोल रही होती है कि वो बेचारी इन सब चीजों से गुजर रही थी, मुझे तो इसकी भनक भी नहीं थी। के बाद में यहाँ पर उसे याद आता है कि उसे कुछ भी कर कर एमी को ढूंढना ही पड़ेगा। तो फिर वो फटाक से उस होटल रूम में चली जाती है जहाँ पर वो लोग स्टे कर रहे थे, लेकिन उस रूम में तो कोई और ही होता है। फिर बाद में वो उसे ढूंढते ढूंढते कैफेटेरिया में चली जाती है। वो कैफे वाली दीदी बोलती कि हाँ वो तो पुलिस ऑफिसर के साथ में चली गई है। यहाँ पर बाद में वो पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहाँ पर वो पुलिस वाली आंटी उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम उसकी मम्मा हो और एक वीक बाद उसे लेने के लिए आ रही हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। फिर यहाँ पर वो उसे कहती है कि हमारे बाकी कलीग्स उसे बाहर लेकर चले गए हैं। फिर यहाँ पर वो बाहर जाती है तो उसे एमी दिख जाती है। एमी उसे पहचान नहीं पाती, तो फिर सूनियन को झूठ बोलना पड़ता है कि मैं तुम्हारी मम्मा की सिस्टर हूँ, तुम मुझे आंटी बुला सकती हो। यहाँ पर एमी भी खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग रोड क्रॉस कर रहे थे वहाँ से एक कार आने वाली थी, पर सूनियन यहाँ पर एमी को बहुत जल्दी से बचा लेती है। तो यहाँ पर बाद में वो एमी को कहने लगती है कि तुम्हारी मम्मा ने मुझे कहा है कि तुम्हें हैमबर्गर्स बहुत पसंद है, तो चलो हम उसे खाने चलते हैं। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स पूछताछ के लिए आ जाते हैं और बाद में यहाँ पर सूनियन घबराने लगती है कि अगर एमी ने कह दिया कि मैं इनसे अभी अभी मिली हूँ तो ये लोग मुझे एमी को लेकर जाने के लिए देंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एमी बोलती थी कि हाँ मेरी मम्मा थोड़ी सी बीमार है, तो फिर मेरी आंटी मुझे पिकअप करने के लिए आई है। एंड पुलिस ऑफिसर उसे खुशी खुशी अलविदा बोल देती है। दूर से वो लोग उसके घर पर चले जाते हैं। यहाँ पर एमी बोलने लगती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों किया कि आप मेरी मम्मा की सिस्टर हो। तो फिर बोलते कि नहीं मैंने तो कोई झूठ नहीं कहा। तो बोलते कि आपने तो कहा कि मेरी मम्मा ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उस न्यूज़ को देखकर पता चल गया कि मेरी मम्मा वापस कभी नहीं आने वाली है। यहाँ पर सूनन उसे कहने लगती कि तुम टेंशन मत लो, भले तुम्हारी मम्मा नहीं है लेकिन तुम मुझे अपनी मम्मा मान सकती हो। एंड यहाँ पर वो फिर बाद में उसे सोने के लिए कहती है। एंड इतने में ही सूनियन को कॉल आ जाता है। एंड यहाँ पर बाद में वो कॉल होता है उसकी मैनेजर का, जो उसे कहने लगती है कि मैंने सुना तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हो, तब टाइम आ गया, वापस से काम पर लग जाओ, मैंने तुम्हें फाइल्स भेज दूंगी, मंडे तक वो फाइल्स मुझे मेरे डेस्क पर चाहिए। एंड यहाँ पर सूनन उसे हाँ बोल देती है। दूसरे दिन यहाँ पर सूनन ऑफिस में चली जाती है। यहाँ पर तो सभी लोग सूनन की ओर देखने लगते और वो लोग बोलने लगते कि ये तो पहले बहुत नॉर्मल दिखा करती थी, अब तो ये कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो गई है। इसके बाद में यहाँ पर मैनेजर आ जाती है, जो कहने लगते कि हॉस्पिटल तुम अपना इलाज करवाने गई थी या फिर सर्जरी करवाने गई थी। सूनन यहाँ पर उसे उल्टा जवाब दे देती है। तो फिर मैनेजर बोलते कि रिपोर्ट्स दो। सूनन बोलती कि कौन सी रिपोर्ट। मैनेजर कहने लगती है कि मैंने तुमसे कल ही कहा था कि मुझे मेरे रिपोर्ट्स डेस्क पर चाहिए, लेकिन मैं यहाँ तक वो रिपोर्ट्स को लेने के लिए आई हूँ। सूनन बोलती वो आपके रिपोर्ट्स है, आपको बनाना है, आखिर मैं आपके काम क्यों करूँ। इसके बाद में यहाँ पर मैनेजर को गुस्सा आता है, तो फिर वो यहाँ पर सूनन को थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन सूनन अपना हाथ पकड़ लेती है। वो मैनेजर सूनन को सुनाने लगती है। सूनन बोल देती है कि आप चाहती हो कि मैं यहाँ पर HR डिपार्टमेंट में आपकी कंप्लेन कर दूँ कि आप यहाँ पर अपने जूनियर को बुली कर रहे हो। इतने में यहाँ पर सीनियर मैनेजर आ जाता है, जो कहने लगता है कि प्रेसिडेंट आ रहा है, तुम लोग झगड़ना बंद कर दो। एंड यहाँ पर जैसे सूनन प्रेसिडेंट को देखती है वो तो लियो होता है। एंड यहाँ पर उसे पास की बातें याद आने लगती है जब सूनन कॉलेज में हुआ करती थी। एंड यहाँ पर बड़ी तेजी से बारिश हो रही थी, जहाँ पर सूनन के पास में छतरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर लियो आता है जिसके पास में छतरी थी। सूनन वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उसे लियो से डर लगता है, लेकिन लियो यहाँ पर उसे रोकता है, बाद में उसे अपनी छतरी देकर वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे बोनस दे देता है, जहाँ पर सूनन के दिमाग में यही बात चल रही थी कि 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे इस कंपनी में कॉल करते हुए।
और सारे काम करते हुए, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चला इस कंपनी का प्रेसिडेंट लियो हो सकता है। यहाँ पर बाद में उस बोनस को ले लेती है। लियो यहाँ पर उसे कहता है कि हार्ड वर्क करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आगे से तुम्हें कोई मदद चाहिए रहेगी या हेल्प चाहिए रहेगी तुम हमें आकर बोल सकती हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जितनी भी स्टाफ्स यहाँ पर होती है वो सभी लोग लियो की तारीफ कर रही होती है कि आखिर वो कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना ज़्यादा पोलाइट इंसान भी है। यहाँ पर बाद में मैनेजर को गुस्सा आता है तो फिर वो उसे खींच कर एक कॉर्नर में लेकर जाती है और थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तभी मैं सोचूं कि आज तुम मेकअप कर क्यों आई थी, क्योंकि तुम्हें पता था कि प्रेसिडेंट आज यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर सुनन स्माइल करती है और इन रिटर्न उसे और भी जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि अब मैं पहले जैसी डेज़ी नहीं रही। दूसरा यहाँ पर मैनेजर कुछ बोलने वाली थी, लेकिन सुनन वापस से उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि क्लास वार्निंग दे रही हूँ, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी, तो सोच समझकर अपने कदम मेरी तरफ लेना। इतना बोलकर सुनन वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर वो अपना डेस्क पर आती है तो फिर सभी लोगों के फाइल्स पड़े हुए होते हैं एंड सुनन यहाँ पर कह देती है कि जिसके भी फाइल्स है वो अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ, वरना मैं इन सबको डस्टबिन में फेंक दूंगी। वहाँ के स्टाफ कहने लगते हैं कि तुम ही तो ये काम किया करती थी। सुनन मना कर देती है और बोलती है कि पहले मैं तुम्हारी हेल्प किया करती थी, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि काम कैसे करते हैं, तो चुपचाप अपने अपने काम करो। इतने में ही सीनियर मैनेजर आ जाता है जो कि सुनन को अपने कैबिन में बुलाता है एंड सुनन को कुछ तो दाल में कुछ काला लगने लगता है। सुनन यहाँ पर कैबिन में जाती है तो फिर वो सीनियर मैनेजर उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है एंड सुनन यहाँ पर चिल्लाने लगती है। साथ साथ हम यहाँ पर एक फ़ोन को भी देखते हैं जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती है। यहाँ पर मैम मिस्टर वैंग आ जाते हैं जो कि लियो के असिस्टेंट होते हैं एंड यहाँ पर वैंग सिक्योरिटी गार्ड को भी लेकर आ जाता है। सुनन उन्हें वीडियो फुटेज भी दिखा देती है और कहती है कि पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। यहाँ पर वैंग उसे कहता है कि तुम बहुत ही ब्रेव हो, मैं तुम्हारी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए लियो से बोल दूंगा। सुनन कहती कि नहीं, ये तो मुझे बुली किया जा रहा था और इसे सबक मिलना ही चाहिए, लेकिन इसके बदले मुझे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दे दो। उसे लग रहा होता है कि सुनन को एक घर खरीदना है, लेकिन सुनन बोलती कि नहीं, मैं एक बच्ची को अडॉप्ट कर रही हूँ बस इस वजह से, और मुझे उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाना है। दोस्तों यहाँ पर वो जूनियर मैनेजर आकर उसे माफ़ी मांगती है और उसे कॉफ़ी ऑफर करती है, लेकिन सुनन वो लेने से मना कर देती है और वो जूनियर मैनेजर ठान लेते हैं कि कुछ भी करके मुझे सुनन को यहाँ से निकलवाना ही होगा। दोस्तों यहाँ पर सुनन चली जाती है एमी को लेकर स्कूल की ओर। दूसरा सुनन जब वापस ऑफिस में आती है तो फिर उस जूनियर मैनेजर ने उसे जिम में कुछ मिला दिया था। जैसे सुनन उसे पीती है उसे पेट दर्द होने लगता है एंड यहाँ पर मैनेजर ये सारी चीज़ें जानबूझकर करती है क्योंकि उसे पता होता है अभी उनका प्रेजेंटेशन देने का वक्त आ चुका है, जहाँ वो मैनेजर सुनन का लैपटॉप लेकर प्रेजेंटेशन देने के लिए चली जाती है। वैंग यहाँ पर बोलने लगता है कि प्रेजेंटेशन तो सुनन देने वाली थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर मैनेजर बोलने लगती है कि एक्चुअली सोनिया ने ये प्रोजेक्ट से हाथ हटा लिया है तो फिर सारा काम मुझे करना पड़ा। यहाँ पर तो मैनेजर पासवर्ड डालकर लैपटॉप ओपन भी नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर वैंग बोलता है कि तुम्हें पक्का श्योर है ना कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारा ही है। वो मैनेजर मिया बोलने लगती है कि हाँ, पीपीटी तो मैंने ही बनाया है, अब टेंशन मत लीजिए, वह एक्चुअली मैं आजकल चीज़ें दिन ब दिन बोलती जा रही हूँ, इस वजह से ये सब हो रहा है। फिर यहाँ पर जैसे वो 1111 डालती है लैपटॉप वैसे ही ओपन हो जाता है। फिर बाद में वो पीपीटी को खोलती है, लेकिन पीपीटी तो पूरा ब्लैंक ही होता है। वैंग यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि तुमने आखिर कैसा पीपीटी बनाया है जहाँ पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर मिया बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है और सुनन आ जाती है और बोलती है कि वो पीपीटी मैनेजर मिया ने नहीं बनाया है, तो उन्हें कैसे ही पता चलेगा कि पीपीटी रियल वाली कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर ऑफिस में सभी लोग होते हैं जो कि एक वीडियो को देख रहे थे एंड यहाँ पर सुनन और एमी होती है। सुनन यहाँ पर एमी को स्कूल में जॉब कर रही थी। सभी स्टाफ आपस में बात करने लगते कि ये तो इतनी छोटी है और इसका इतना जल्दी बेटी भी हो गई, वो भी 5 साल की, न जाने इस बच्चे का डैड कौन ही होगा। इतने में यहाँ पर सुनन आ जाती है जो सभी को अपना काम करने के लिए बोलती है। दूसरा वहाँ से जा रही होती है तो फिर एक लड़का आ जाता है जो कि कहने लगता है कि सुनन मेरी वाइफ है और इसके पास जो बच्चा है वो हमारा ही है। सुनन उसे कहने लगती है कि तुम कौन हो और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो फिर यहाँ पर अपने हस्बैंड का टैग लेकर क्यों इधर आए हो। इसके बाद में यहाँ पर वो लोगों में झगड़ा होने लगता है, लेकिन सुनन बहुत कामली और स्मार्टली काम लेती है और वो बोलने लगती है कि ठीक है। फिर यहाँ पर वो पुलिस को बुला देती है, जहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर हमें वापस से उस मीटिंग रूम का सीन बताया जाता है। मिया यहाँ पर सुनन को धीरे से बोल रही थी कि मैंने ऑलरेडी सबको कह दिया है कि मैंने जो वो बनाया है, तो फिर चुपचाप वो पीपीटी मेरे हवाले कर दो। लेकिन सुनन कहती है कि जो से तुमने बनाई ना हो उसका क्रेडिट लेना बहुत बुरी बात है। फिर यहाँ पर सुनन सभी के सामने प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देती है एंड यहाँ पर जो क्लाइंट्स होते हैं वो उनके साथ में कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि आगे से उनके कोई भी कोलैबोरेशन का प्रेजेंटेशन होगा वो सोनिया नहीं रेडी करेगी।
एंड सोनियन भी यहाँ पर उनकी बातों को मान लेती है। यहाँ वो मीटिंग खत्म होने के बाद में मिया वहाँ पर आ जाती है सभी फाइल्स को लेकर और कहते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर दो, लेकिन यहाँ पर सोनियन साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि ये तो आपका काम है। तो फिर मिया बोलते कि क्यों, ये भी तो मेरा ही काम था जो तुमने किया है। लेकिन सोनियन कहते कि नहीं, ये प्रोजेक्ट पहले से ही मेरा था और मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया तो ऑब्वियसली मैं ही उन्हें सब कुछ बताऊंगी ना। मिया कहती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, तुम यहाँ की बस इंटर्न हो और मैं जूनियर मैनेजर और तुम्हारा काम लेना ही मेरा काम है। ये सारी चीज़ें हर वर्क प्लेस पर चलती है। सोनियन कहते कि नहीं, ये काम हर प्लेस पर नहीं चल सकती क्योंकि इसे बुली कहा जाता है। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरा यहाँ पर मिया किसी को तो कॉल लगाती है और हम वापस से वही वाले सीन में आ जाते हैं जहाँ पर उसका फेक हस्बैंड आया होता है एंड पुलिस को यहाँ पर सोनियन ने बुलाया होता है। हमें पता चल जाता है कि इन सभी के पीछे मिया का ही हाथ होता है एंड यहाँ पर बाद में वो रोने का नाटक करती है और सोनियन बोलने लगती है कि देखो ना, ये मेरा हस्बैंड है, दिन रात दारू पीकर आता है और मुझे रात में मारता है। साथ साथ में इसने मेरे कितने सारे पैसे ले लिए जिससे वो जुआ सट्टा खेलता है और मुझे रिटर्न कुछ भी नहीं देता है। मेरे पास तो मेरी बेटी को बचाने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। यहाँ पर बाद में पुलिस बोलने लगती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जहाँ पर वो जो फेक हस्बैंड होता है वो बोलने लगता है कि मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। सोनियन कहते कि अब तक तो तुम मुझे वाइफ बुला रहे थे और अब बोल रहे हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो। एंड यहाँ पर वो कह देता है कि ये इस लड़की ने मुझे यहाँ पर ये सब करने के लिए बोला है। एंड यहाँ पर वो मिया की ओर इशारे करने लगता है। यहाँ पर बाद में मिया भागने लगती है, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट वैंग उसके सामने खड़ा होता है जहाँ पर वैंग उसे निकाल देता है। मिया बोलती कि मुझ पर भरोसा करो, मैंने ये सब नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। एंड यहाँ पर फेक हस्बैंड बोलने लगता है कि मेरे पास ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री भी है, इसने मुझे $100 दिए थे ये सारे काम करने के लिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से पुलिस मिया और उस फेक हस्बैंड उन दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर बाद में वैंग बोलने लगता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही ब्रेव निकली और हाँ, मैं तुम्हें अपनी कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय बना रहा हूँ, तुम अब ज़्यादा इंटर्न नहीं रहोगी। एंड यहाँ पर बाद में सोनियन उन्हें थैंक यू बोलने लगती है। वैंग कहता है कि थैंक यू बोलना है तो जाकर बॉस लियो से कहो क्योंकि उनकी वजह से तुम्हें ये प्रमोशन मिला है। फिर यहाँ पर सोनियन बाद में बोलने लगती है कि स्कूल टाइम में तो सभी कहा करते थे कि वो एकदम ईविल पर्सन है और बहुत रूड इंसान है, लेकिन लियो ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं है। इसके बाद में वो रास्ते से जा रही होती है तो कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं एंड जैसे ही यहाँ पर वो होश में आती है वो सामने मिया को देखती है एंड मिया ने यहाँ पर गुंजो को बुलवाकर उसे किडनैप करवाया होता है। फिर मिया उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि अब देखना चाहती हूँ मैं कि तुम क्या ही कर सकती हो। यहाँ पर बाद में वो गुंजा सोनियन की ओर देखकर बोलने लगता है कि तुम देखना, बहुत जल्दी हमें तुम्हारे साथ में फन करने मिलेगा। यहाँ पर बाद में सोनियन बोलने लगती है कि सोचना भी मत, मैं मिस्टर लियो को जानती हूँ। यहाँ पर बाद में वो डरने लगता है तो फिर मिया बोलती कि टेंशन मत लो, ये तो एक नॉर्मल इंटर्न है, ये कभी CEO से तो मिली भी नहीं है, इसकी बातों पर विश्वास मत करो तुम सब। यहाँ पर सोनियन बोलने लगती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो फिर खुद कॉल कर तुम उससे पूछ सकते हो। यहाँ पर वो गुंडा बोलने लगता है कि ठीक है, ये लो फ़ोन और उसे कॉल करो और बुलवाओ कि तुम उसकी वुमन हो, तब मैं तुम्हें यहाँ से चुपचाप जाने दूंगा और तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मिया फ़ोन वापस लेकर बोलने लगती है कि खबरदार अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की और पुलिस को कॉल किया तो। यहाँ पर सोनियन एक नंबर पर कॉल लगाती है और चिल्लाकर बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, मेरी मदद करो। एंड ये चीज़ बोलती मिया उसका फ़ोन लेकर कट कर देती है। यहाँ पर मिया बोलती कि ये तो CEO का नंबर भी नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुमने मिस्टर लियो को कॉल किया है। इसके बाद में यहाँ पर सचमुच लियो आ जाता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में जहाँ पर उन सभी को रोकता है। यहाँ पर हमें सभी गुंडे मिया को और उस गुंडे को लेकर चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर वो उसे पूछता है कि आखिरकार मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया। तो फिर बाद में सोनियन बहाने मनाने लगती है। लियो कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारे पास मेरा पुराना नंबर है ही, तो तुम्हें जब मुसीबत आए तो तुम मुझे कॉल लगा सकती हो। यहाँ पर सोनियन को यकीन नहीं होता कि अभी भी लियो उस पुराने नंबर को यूज़ करता होगा। इसके बाद में वो वहाँ से बहुत खुशी खुशी जाने लगती है लियो के बारे में सोच कर। साथ साथ सोनियन यहाँ पर डेथ ऑफ गॉड को भी वार्निंग देती है और कहती है कि देखा, अब तो मैं अपनी लाइफ आराम से जी पाऊंगी। लेकिन यहाँ पर उसे पता नहीं है कि सोनियन किससे पंगा ले रही है। कुछ देर में यहाँ पर मिया आती है चाकू लेकर, जहाँ पे वो सोनियन को चाकू मार देती है एंड यहाँ पर सोनियन की एक बार फिर से डेथ हो जाती है। यहाँ पर बाद में वो डेथ ऑफ गॉड से बोलने लगती है कि आखिर इस बार क्यों मुझे मारा, मैं तो नॉर्मली अच्छी लाइफ जी रही थी। तो फिर वो बोलने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम अपनी लाइफ नॉर्मली जी नहीं पाओगी, तुम ऐसी बॉडी में जाया करोगी जहाँ पर हर किसी ना किसी लोगों की डेथ होने ही वाली है। दूसरा यहाँ पर वो पूछने लगती है कि आखिर आपने मुझे इतनी कड़ी सज़ा क्यों दी, और मिया को कोई सज़ा भी नहीं, मिया ने तो मेरा मर्डर किया है, तो फिर उसे और भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, वो क्यों अभी तक जिंदा है।
तो फिर डेथ ऑफ गॉड बोलने लगते हैं कि सिर्फ मरना ही सबसे बड़ा सज़ा नहीं होता, उसे लाइफ की सबसे बड़ी पनिशमेंट मिली है जिंदा रहकर वो सारी चीज़ें पेन से गुजरने की। दूसरा यहाँ पर सुनन कहते कि मुझे बस अपनी दूसरी लाइफ में भेज दो, एंड यहाँ पर डेथ ऑफ गॉड चाकू मारकर उसे उसकी दूसरी लाइफ में भेज देते हैं जहाँ पर सुनन एक बहुत अमीर लड़की होती है। दूसरा यहाँ पर सुनन एमी को भी लेकर आ जाती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी मासी की सिस्टर हूँ, यानी कि मैं उनकी फ्रेंड जैसी ही हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर रह सकती हो। लेकिन यहाँ पर एमी उस सुनन को देखकर खुश नहीं होती। बाद में यहाँ पर सुनन अपनी मेट्स को सारे कपड़े लाने के लिए बोलती है जहाँ पर वो लोग एमी के लिए अलग अलग प्रकार के ड्रेसेस लाते हैं। यहाँ पर मैं सुनन एमी को कहती है कि मुझे तुम्हारी आंटी ने कहा था कि तुम्हें प्यारे प्यारे फ्रॉक्स पहनना बहुत पसंद है, एंड यहाँ पर एमी बाद में बहुत खुश हो जाती है। दूसरा यहाँ पर सुनन के मॉम डैड आ जाते हैं एंड वो उन्हें बताने लगती है कि मैं वापस से प्यार किसी से कभी नहीं करने वाली, तो फिर मैंने इसे अडॉप्ट करने का सोचा है। तो फिर उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। एमी यहाँ पर उसके मॉम डैड को ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बुलाती है, लेकिन उसके मॉम डैड बोलते कि ग्रैंडपा या ग्रैंडमा मत बुलाओ, हमें तो मॉम डैडी बुलाओ। फिर यहाँ पर सुनन चली जाती है ऑफिस में काम करने के लिए, एंड यहाँ पर वो सोचने लगती है कि इस लड़की की लाइफ तो कितनी ज़्यादा अच्छी है, न जाने इसकी लाइफ में कौन सा ही प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर बस सोनियान बाद में अपने घर पर होती है जहाँ पर उसे चोट लगी हुई थी, एंड अब जाकर उसे इस लड़की की लाइफ में पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की एक लड़के से प्यार किया करती थी जिसका नाम ली था, लेकिन यहाँ पर ली ने उसे धोखा दे दिया, एंड यहाँ पर उसे ज़रा सा भी प्यार नहीं करता था, जिस वजह से सुनन अपनी जान देने के लिए चली थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉमिस करती है कि इस लाइफ में मैं किसी मर्द के लिए अपनी जान बिल्कुल नहीं देने वाली और मैं इस बार अच्छे से लाइफ जी कर रहूँगी। दूसरा यहाँ पर सुनन खुद की ही ग्रेवयार्ड पर चली जाती है, यानी कि वो वाली ग्रेवयार्ड जो हमने एकदम शुरुआत में देखी थी, और वो हमारी सिर्फ और सिर्फ सुनयान थी जो कि उसका पहला जन्म था। यहाँ पर जैसी वो उधर जाती है वो लियो को पाती है, तो फिर यहाँ पर वो छुप जाती है। लियो यहाँ पर अपनी रियल वाली सुनयान से बात कर रहा होता है और कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले मुझे एक लड़की ने मेरे पुराने फ़ोन नंबर पर कॉल किया था, मुझे लगा कि वो तुम रहोगी, लेकिन वो तुम तो थी ही नहीं, वो तो कोई और ही थी। यहाँ पर सुनन उसकी बात सुनते सुनते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लियो देख लेता है सुनन को वहाँ से जाते हुए, एंड यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरा प्यार किसी और के लिए, तुम यहाँ तक ढूंढते हो मुझे कैसे वापस आ गई। यहाँ पर वो समझाने लगती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन लियो कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ पर है और वो सुरक्षित है, तुम्हें मुझे ये सारी बात बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड लियो यहाँ पर उसे वार्निंग दे देता है कि तुम वापस कभी भी यहाँ पर मुझे दिखी तो तुम देख लेना। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर लियो का पीछा करने लगती है, जहाँ पर लियो एक होटल रूम में चला जाता है। तो फिर यहाँ पर सुनन को वो जानी पहचानी से आवाज़ लगने लगती है, तो फिर वो उस रूम में चली जाती है जहाँ पर वो अपनी रियल मॉम को पाती है। यहाँ पर उसकी मॉम ऑब्वियसली उसे पहचान नहीं पाती, तो वो कहने लगती है कि मैं तो आपकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड थी। फिर यहाँ पर वो एक एक करके उसकी बेटी के बारे में सब कुछ बताने लगती है। उसकी मॉम यहाँ पर कहती है कि लियो का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि उसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। जब मैंने सोनियान को जन्म दिया था तब से मैं टर्मिनेटली इल पहुँच गई थी और उसके डर और सभी को लगने लगा था कि मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, लेकिन लियो की वजह से आज जो कुछ भी हूँ मैं यहीं पर हूँ। इसके बाद में यहाँ से सोनियान जाने लगती है जहाँ पर लियो से मिल जाता है, एंड लियो उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन सुनन यहाँ पर उसे बोल देती है कि अगर इतना प्यार करते थे तो पहले उसे कन्फेस क्यों नहीं किया। इसके बाद में यहाँ से सुनन चली जाती है वापस से दूसरे दिन उसके ग्रेवयार्ड पर, जहाँ पर वो उसके लिए रोजेस लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पर वापस से लियो आ जाता है जो उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर मत आया करो, उसे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन सुनन यहाँ पर लियो को ही चिल्लाते हुए कहती है कि तुम हर दिन यहाँ पर फ्रूट्स लेकर आते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ सुनन को एप्पल्स बिल्कुल नहीं पसंद, उसे ये रोजेस पसंद है जो मैं उसके लिए लेकर आया हूँ। फिर यहाँ पर लियो को लगता है कि शायद से इस लड़की ने इन्वेस्टिगेशन किया रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो उसे एक एक कर सारी चीज़ें बताने लगती है, एंड फाइनली वो उसे कन्फेस कर देती है कि मैं ही सोनियान हूँ। यहाँ पर लियो को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, तो सोनियान यहाँ पर स्टिकी नोट में एक नंबर लेकर चली जाती है, जहाँ पर लियो जैसे उस नंबर को देखता है वो समझ जाता है कि ये नंबर मैंने सिर्फ और सिर्फ सोनियान को दिया था, ये नंबर आखिर उसे कैसे पता होगा। यहाँ पर बाद में लियो घर पर आ जाता है जहाँ पर सुनन में चली जाती है और उसे एक एक कर अपनी सारी लाइफ के बारे में बताने लगती है। लियो को यहाँ पर पता चलता है कि तुम तो सीढ़ियों से गिरी थी, तो मुझे लगता है तुम्हारे सर पर भी चोट लग गई होगी। लेकिन यहाँ पर लियो उस डॉक्टर के पास में चला जाता है जहाँ पर सुनन गई थी, जहाँ पर उसे पता चला था कि उसे ल्यूकेमिया है। तो फिर यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ये लड़की यहाँ पर आई तो थी, लेकिन उसने ये बात किसी को भी बताने से मना की थी। एंड तब लियो को विश्वास होने लगता है कि वही उसकी सुनन है, एंड यहाँ पर वो चला जाता है उससे मिलने
के लिए। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पे साथ में होते हैं, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। लेकिन सूनन यहाँ पर शर्माने लगती है। तो फिर यहाँ पर लियो बोलता है कि अब तो तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो अब क्यों तुम शर्मा रही हो। तो फिर सूनन कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे वो स्कूल वाले लड़के दिख रहे हो। फिर यहाँ पर वो उसे स्कूल की बातें बताने लगती है, जहाँ पर लियो भी हंसता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग सो जाते हैं। जब पर सुबह होती है तो सूनन की नींद बड़े डर के मारे खुलती है। उसे लग रहा होता है कि लियो उसे छोड़कर चला जाएगा। फिर यहाँ पर वो नीचे उतरती है, जहाँ पर वो लियो को देखकर बैक हक करने लगती है। एंड लियो यहाँ पर टेबल को सेट कर रहा था। फिर बाद में उसे कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती मेरे वापस से जाने के बाद तुम अपनी लाइफ इसी तरह लोनलीनेस में गुजारो। मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी लाइफ जियो। यहाँ पर लियो बोलते कि वो मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है अगर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने दोगी तो। फिर यहाँ पर बाद में वो लोग एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे उनके दिन बड़े अच्छे से गुजरते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक जगह मिलते हैं एक दूसरे के लिए फ्लावर लेकर। यहाँ पे उनका दिन बहुत स्पेशल होता है। लेकिन एक कार आती है जो उन दोनों को टक्कर मार देती है। एंड यहाँ पर सूनन की वापस से डेथ हो जाती है, जहाँ पर सूनन वापस से चर्च में होती है। एंड इस बार तो वो डेथ ऑफ गॉड पर चिल्लाने ही लगती है और उसके पर गन लगाकर बोलने लगते कि तुम मुझे मार सकते हो लेकिन लियो को नहीं। डेथ ऑफ गॉड बोलने लगते कि अच्छे लोग कभी नहीं मरते। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने तो तुम्हें रियल लव कैसा होता है ये फील करवाया है। यहाँ पर तो सूनन को उसके ऊपर गुस्सा आना ही लगता है। यहाँ पर मैं सूनन बोलने लगती है डेथ ऑफ गॉड को कि ठीक है अब ये मेरी आखिरी लाइफ होने वाली है तो जल्द से जल्द मुझे मार दो। फिर यहाँ पे वो अपनी फाइनल वाली लाइफ में आ जाती है। एंड इस बार सूनन आई होती है अपनी मम्मा की बॉडी में, अपनी रियल वाली मॉम की बॉडी में। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर होती है जहाँ पर वो प्रेगनेंट थी और वो अपने डैड के साथ यानी कि अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चे को लेकर डिस्कस करने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसके डैड को ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो फिर सूनन यहाँ पर से गुस्सा होकर चली जाती है। यहाँ पर उसके डैड मन में बोल रहे होते हैं कि अगर मेरी वाइफ ने इस बच्ची को जन्म दिया तो फिर मेरी वाइफ शायद से पागल हो जाएगी क्योंकि वो जन्म देने के काबिल नहीं है। और अगर उसने ये जन्म दिया तो फिर उसके बॉडी में अलग सा पेन गुजरेगा जिस वजह से उसे नर्वस सिस्टम ऊपर नीचे होने लगेंगे एंड वो टर्मिनेटली इल हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो पाए। बस इसी वजह से मैं इस बच्चे को पैदा करने से मना कर रहा हूँ। तो उसे लग रहा है कि मैं उसे प्यार ही नहीं करता हूँ। इसके बाद में सूनन अपनी मम्मा से मिलकर और कहने लगती है कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहती हूँ क्योंकि वो इस बच्चे को जन्म देना ही नहीं चाहता। यहाँ पर बाद में वो अपने हस्बैंड से बहुत बात करती है, जहाँ पे उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। एंड यहाँ पर उसका पेट जो है वो बहुत तेज़ी से पेन करने लगता है। तो फिर वो लोग लेकर उसे हॉस्पिटल चले जाते हैं। एंड यहाँ पर वो अपनी बेबी को जन्म देती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी लोग उसे अपनी बेबी से मिलने नहीं देते। यहाँ पर सूनन अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा बोलती है कि प्लीज़ मुझे बस एक बार उससे मिलने के लिए दे दो, मैं वापस से कभी उससे मिलना नहीं चाहूँगी, मुझे बस एक बार अपनी बेटी को देखने दो। अब तो वो 4 साल की भी हो गई है। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसे उससे मिलने नहीं देता। दूसरा यहाँ पर सभी लोगों को लगने लगता है कि वो धीरे धीरे पागल होती जा रही है। एंड बाद में यहाँ पर वो एक दिन बैठी थी जहाँ पर उसकी बेबी उससे मिलने के लिए आ जाती है, यानी कि वो छोटी वाली सूनन। वो यहाँ पर वो उसे टेडी बेयर देती है। इसके बाद में यहाँ पर एक हफ्ते बाद वो उसे वापस मिलने के लिए आती है। लेकिन सूनन को याद आता है कि जितना वो अपने बच्चे के साथ में अटैच होती जाएगी उतना उसकी बच्ची को दुख होगा। अगर उसे पता चलेगा कि मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं जी सकती। तो वह यहाँ पर एक दिन उसकी बेबी आती है उसके पास एप्पल लेकर और उसे कहती है कि मम्मा क्या है एप्पल आप मुझे कट कर दोगी। लेकिन यहाँ पर सूनन उसे गुस्से में वहाँ से बाहर निकाल देती है। फिर हमें याद आता है कि यही सेम सीन हमें मूवी की शुरुआत में बताया गया था, जहाँ पर सूनन कह रही होती है कि मेरी मम्मा ने भी मुझे लव नहीं किया। अब जाकर सूनन को पता चलता है कि आखिर उसकी मॉम ने उसके साथ में ऐसा क्यों किया था। इसके बाद में ऐसे करते करते ही पूरा टाइम गुजर जाता है। एंड फाइनली उसकी मॉम का रिपोर्ट आ जाता है, जहाँ पर वो हो चुकी थी अब 55 ईयर्स की। एंड यहाँ पर रिपोर्ट्स में होता है कि उसकी मॉम अब ठीक हो चुकी है और उस दिन उनका डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन उसी दिन सूनन की डेथ के बारे में बताया जाया था, जहाँ पर उसने ब्रिज से कूदकर सुसाइड किया था और वो एक कार के ऊपर गिर चुकी थी। फिर बाद में सूनन अपनी बेटी की बॉडी को देखने के लिए चली जाती है, जहाँ पर लियो भी मौजूद होता है। एंड लियो यहाँ पर उसकी मम्मा को उसकी बॉडी देखने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता आपको और भी ज़्यादा हर्ट हो। इसके बाद में सूनन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाती रहती है, जहाँ पर वो अलग अलग प्रकार के काम करती है। फिर बाद में फाइनली वो जगह पे जाती है जहाँ पर वो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम गई थी। यहाँ पर वो लोग उसे जॉब देना चाहते थे, लेकिन सूनन को जॉब चाहिए नहीं था। बट इस वाली लाइफ में वो लोग उसे जॉब नहीं दे सकते थे।
क्योंकि उसकी एज कुछ ज़्यादा ही होती है। बट यहाँ पर सूनन एक स्कूल में जाती है जहाँ पर उन्हें लग रहा होता है कि सूनन उन्हें नहीं पढ़ा पाएगी, लेकिन सूनन यहाँ पर अपना एग्ज़ाम पास करती है जहाँ पे वो लोग उसे प्रोफेसर बना देते हैं। फिर यहाँ पर वो टीचर की तरह काम करने लगती है। यहाँ पर ऐसे काम करते करते वो और भी ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है और व्हील चेयर पर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने आसपास कई सारे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखती है। एंड खुशी खुशी यहाँ पर उसकी एक बार फिर से डेथ हो जाती है। सूनन बोलने लगती है चर्च में आकर कि मैं एक बार फिर से आ गई, लेकिन डेथ ऑफ गॉड बोलते कि नहीं, तुम इस बार हार ही नहीं हो, तुम इस बार जीती हो। इस बार तो मेरी डेथ हुई थी वो एकदम नेचुरल डेथ थी। फिर यहाँ पर वो उसे उसकी एक आखिरी लाइफ में भेज देता है और ये उसकी आखिरी लाइफ थी। इसके बाद या तो वो हेल में जाएगी या तो वो हेवन में जाएगी। फिर यहाँ पर हम सूनन को उसी सेम प्लेस पर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास में हिप्नोटिस्ट के लिए आई होती है। यहाँ पर सूनन उठते ही अपना फेस मिरर में देखती है और समझ जाती है कि वो वापस से यहाँ पर आ चुकी है, जहाँ पर उसे कॉल आ जाता है हॉस्पिटल से जो उसकी मॉम के डिस्चार्ज के बारे में बताते हैं। एंड सूनन वहाँ पर जाने लगती है। सूनन रास्ते में जा रही थी तो उससे वो वेंडर वापस मिल जाता है, जहाँ वो वेंडर से पूछते हैं कि तुम कोई तो 2 शब्द के बारे में बोल रहे थे। वेंडर कहते हैं कि 2 शब्द नहीं, $200 मैं आपसे मांग रहा था। एंड यहाँ पर सूनन को कॉल आ जाता है लियो की तरफ से भी, जहाँ पर सूनन खुद ब खुद सामने से बिना टाइम वेस्ट किए लियो को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है और उसे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे तुम्हें पहले ही कॉल कर देना चाहिए था। लियो कहता है कि कोई बात नहीं, लास्ट में ही सही, लेकिन फाइनली हम एक साथ तो है। एंड फिर इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।